नमस्कार, मैं मुस्कान। आप देख रहे हैं आचरण न्यूज़। आपका स्वागत है हमारे शो ये हेल्थ नहीं आसान पर। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर राहुल अग्रवाल। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो पर। धन्यवाद। राहुल जी, सबसे पहले दर्शकों को बताइए कि शरीर में कान, नाक और गले की फंक्शनिंग क्या है। फंक्शनिंग तो अपनी सबसे कॉमन यही है कि हमारे बॉडी के 5 सेंसेस होते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसमें से 3 यही हैं जिससे हम सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, खाना खा सकते हैं और सूंघ सकते हैं। शरीर के ये तीनों अंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इनसे होने वाली बीमारियों के लक्षण क्या हैं? देखिए, वो बहुत ही वैलिड होते हैं और ये आपस में इसीलिए एज एन ईएनटी सर्जन हम लोगों की पढ़ाई होती है, बिकॉज ये आपस में कनेक्टेड होते हैं कि अगर नाक का इन्फेक्शन हुआ और टाइमली इलाज ना हुआ तो वो कान पे पहुंच जाता है। गले की प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो नाक पे पहुंच सकती है। तो ये इंटरकनेक्टेड रहते हैं। कोई भी बीमारी में मैं कहूँगा वो तो बॉडी के किसी भी पार्ट में हो, जब इनिशियल में ही आप इलाज ले लें तो वो चीज़ बढ़ती नहीं है। तो लक्षण इसके तीनों के डिपेंडिंग अपॉन किस तरीके की प्रॉब्लम हो, सुनाई देने में कमी, कान में बहना, नाक में छींकें आना, नाक से पानी निकलना, गले में आवाज़ में बदलाव, कई लक्षण हो सकते हैं। जैसे कि मौसम सर्दियों का है और सर्दियों के मौसम में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें इन्हीं तीनों हिस्सों में आती है। तो क्या कोई घरेलू उपाय भी हैं इनसे बचाव के लिए? देखिए, घरेलू उपाय जो सबसे कॉमनली हम भी एडवाइस करते हैं कि अपने गर्म पानी में एक चुटकी नमक डाल के गरारे करें, खौलते पानी की भाप लें, वो चीज़ें अपन कर सकते हैं। काढ़ा वगैरह बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में हम एडवाइस करते हैं अगर लें भी, बिकॉज मैं कहूँगा जो भी अनसर्टिफाइड काढ़े आ रहे हैं उससे कईयों में साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत हो रहे हैं। तो सर्टिफाइड कुछ हो, या बेटर ये है कि मार्केट की जगह जो लोग अपना घरेलू घर पे बनाते हैं वो बना के ले लें तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, बट वो लिमिटेड क्वांटिटी में हो, क्योंकि वो भी अगर एक्सेस में होता है उससे भी अपनी प्रॉब्लम्स एसिडिटी वगैरह की बहुत बढ़ जाती है। तो ये आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि ज़्यादातर देखा जाता है कि घरों में जो माएँ होती हैं वो बच्चों को ज़्यादातर काढ़े ही देती हैं, काढ़े पर ही भरोसा करती हैं। तो इससे आपने बताया कि कुछ परेशानियां भी आती हैं, तो आप थोड़ा एवेल्युएट करके बता सकते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है? देखिए, प्रकृति में हर चीज़ का एक लिमिट है कि एक चीज़ एक लिमिट से कम भी खराब है, ज़्यादा भी खराब है। तो जैसे अपन घर पे हल्दी का दूध लेते हैं, कोई घर का बनाकर तुलसी पत्ते वगैरह का काढ़ा बनता है, तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट रूटीन में नहीं है, लेकिन हम सुबह शाम दिन में 3 बार वो लेने लगे, दिन में 2 बार लेने लगे, तो वो एक्सेस हो गया, तो साइड इफ़ेक्ट्स है। आपने वंस इन अ डे या 2 दिन में 1 बार ले रहे हैं, ठीक है, बिकॉज ये सब काढ़े थोड़ा गर्म होते हैं, तो वो एसिडिटी, गैस्ट्रिक अल्सर्स वगैरह की दिक्कत है कि हमारे पास कोविड में पेशेंट्स पाइल्स के, एसिड के, गैस्ट्रिक अल्सर्स के बहुत बढ़ गए क्योंकि काढ़े बहुत ज़्यादा पिए, तो वो उनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो आप एक्सेस में ना जाएं, कभी आप ले रहे हैं हफ्ते में 2 बार 3 बार, वो चलता है। देश में देखा जा रहा है कि गले का जो कैंसर है वो भी काफ़ी बढ़ रहा है। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिर ये गले का कैंसर है क्या और इसके लक्षण क्या है? देखिए, कैंसर के लक्षण तो बहुत बाद में आते हैं एक्चुअल में, कि इनिशियल में तो पेशेंट जब स्टेज 1 में हम बोलते हैं इनिशियल स्टेज में, तो उसको सिर्फ आवाज़ में थोड़ी बदलाव या खाना खाने में थोड़ी दिक्कत। प्रॉब्लम ये होती है कि ये पेशेंट्स हमारे पास लेट आते हैं। अगर वही स्टेज 1 में आ जाएं तो सिंपल रेडियोथेरेपी या लेज़र सर्जरी से वो बहुत अच्छा उनका क्योर हो सकता है, बट नॉर्मली ये पेशेंट्स खांसी, जुकाम, अस्थमा का इलाज लेते रहते हैं, उनकी कोई दूरबीन की जांच या सीटी स्कैन इनिशियल जांच नहीं हुई है, तो हमें पकड़ाई में नहीं आते हैं। तो लेकिन ये भी नहीं होता कि हर आवाज़ बदलाव, हर गले में खराश कैंसर हो, ऐसा भी नहीं होता है। ये तो आपको किसी नाक कान गले के डॉक्टर को जब ये लक्षण हो तो दिखा के उसका एवेल्युएट करना होता है, ताकि आप इनिशियल स्टेज में उसको पकड़ सकें। और क्योंकि पान तंबाकू का सेवन बहुत बढ़ते जा रहा है, तो इस वजह से, इनकी वजह से कैंसर भी बढ़ रहा है। नॉइस पॉल्यूशन एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। शोर शराबा और तेज आवाज़ सुनने की शक्ति को कमज़ोर करते हैं। तो कितनी तेज आवाज़ एक मनुष्य के सुनने के लिए आवश्यक है? अपना जो नॉर्मल कन्वर्जेशन होता है वो 250 हर्ट्ज से 2500 हर्ट्ज, ये रेंज रहती है मैक्सिमम। और उसकी इंटेंसिटी की बात करें तो यूजली 20-30 डेसिबल होती है। थोड़ा हम लोग यहाँ लाउड स्पोकन कम्युनिटी हैं, तो मैं कहूँगा 30-40 डेसिबल तक भी बहुत है। बट ये एक तो सडन लाउड नॉइज़ नहीं होनी चाहिए, और उसका ड्यूरेशन और एक्सपोजर भी इम्पॉर्टेंट होता है कि आपने मान के चलिए 80 डेसिबल का एक्सपोजर कितने समय के लिए है।
लेकिन ज़्यादा लंबे समय के लिए कोई भी लाउड नॉइज़ एक्सपोजर, उससे नॉइज़ इंड्यूस शेयरिंग लॉस होता ही होता है। हमारे पास कई पेशेंट्स आते हैं, हम ऑडियोमेट्री उसकी जो जांच होती है सुनने की वो करके स्पेसिफिकली उसमें हाई फ्रीक्वेंसी लॉस होता है तो हम ये मान के चलते हैं नॉइज़ इंड्यूस्ड है। तो कई बार पेशेंट्स भी आते हैं, दिवाली का धमाका हुआ, एकदम से सुनने में दिक्कत आ गई, कोई पब में गया, डीजे में गया तो सुनने में दिक्कत आ गई, ये बेसिकली नॉइज़ इंड्यूस्ड शेयरिंग लॉस में आता है। क्या नाक, कान और गले से जुड़ी समस्याएं पूरे शरीर में भी फैल सकती हैं? देखिए, उसकी समस्या पूरे शरीर में साइकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत करती है। किसी का अगर जुकाम भी हो जाए तो एक तरीके से सिर जैम हो जाता है, उसका हेडेक होने लगता है, तो वो आपको एक साइकोलॉजिकली पूरे शरीर में अफेक्ट करती है। बाकी चीज़ें फैलना इज मोर लाइक कि कैंसर हो तो फैल सकता है, बट रूटीन इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैलने की संभावना बहुत कम होती है। कई लोगों को देखा जाता है कि खांसी जुकाम की समस्या एक आम समस्या जैसी बनी ही रहती है हमेशा, तो क्या ये कोई गंभीर बीमारी के लक्षण हैं? अगर आपका खांसी जुकाम 15 दिन के अंदर ठीक नहीं हो रहा है, 15 दिन तो मैं आउटर लिमिट बोल रहा हूँ, आपको प्रॉपरली उसको इन्वेस्टिगेट कराना बहुत ज़रूरी होता है। बिकॉज हमारे पास कई पेशेंट्स आते हैं कि उन्होंने अस्थमा का, जो जैसे मैंने इनिशियल में बताया, अस्थमा का इलाज ले रहे हैं, कोई खांसी जुकाम का इलाज ले रहा है, उसकी ना दूरबीन की जांच हुई, ना सीटी स्कैन हुआ, ना कोई अंदर की अंदरूनी जांच हुई, तो और जब हम जांच करते हैं तो पता चलता है कि उसको तो कुछ और ही बीमारी है। तो अगर खांसी जुकाम आपका 10-15 दिन में ठीक नहीं हो रहा है तो उसको सीरियसली लें और उसका इन्वेस्टिगेट करा के उस बीमारी की जड़ पे पहुँचें। कई लोगों को एलर्जी की भी समस्या होती है, तो एलर्जी होने के क्या कारण हैं और इसे रोकने के क्या उपाय हैं? देखिए, एलर्जी को तो हम अल्लाह की मर्जी बोलते हैं कि वो तो आपकी बॉडी में है, हमारी बॉडी का रिएक्शन है, जो आपके इन्वायरमेंट है उसको हम एलर्जी बोलते हैं। बेस्ट तरीका तो ये है हम साफ़ सफाई रखें। हमारे पास बहुत से पेशेंट्स आते हैं, वो खुद ही बताते हैं कि जब वो जम्मू कश्मीर घूमने गए या कहीं और हिल स्टेशन पे गए तो उनकी एलर्जी ठीक हो गई, ग्वालियर वापस आए तो फिर होने लगी। तो प्रॉब्लम पोल्यूशन है, प्रॉब्लम यहाँ की जो इन्वायरमेंट में पोल्यूशन है, जो रखरखाव है वो है, वो तो हर पब्लिक का काम है करना। नाक की हड्डी बढ़ने की शिकायत भी अक्सर लोगों में देखी जाती है, तो क्या इसके लिए ऑपरेशन ज़रूरी होता है और क्या क्या परेशानियां इससे होती हैं? देखिए, आज की डेट में साइंटिफिक एडवांसमेंट के साथ ये देखा गया है कि नाक की हड्डी बढ़ना एक मेजर प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास कई पेशेंट्स आते हैं नाक की हड्डी टेढ़े का, अगर आप टेक्निकली हम बात करें 90% ऑफ ह्यूमन बींग्स जो पैदा हुए हैं 90% की हड्डी टेढ़ी होती है, वो 90% को ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है। तो हमें ये देखना होता है कि पेशेंट को, पहली चीज़ हमें नाक की हड्डी सीधी नहीं करनी, पेशेंट की दिक्कत है कि नहीं। अगर दिक्कत है और उसकी वजह नाक की हड्डी टेढ़ी है तो हमें उसका ऑपरेशन करना होता है, लेकिन ये एक्चुअल में देखा जाए टेक्निकली बहुत रेयर होता है। कोई ना कोई और साइनस प्रॉब्लम, कोई ना कोई और एडेड प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से होता है। हो सकता है हड्डी की वजह से उसका ऑपरेशन करना पड़े, बट अकेली हड्डी की वजह से जितना फ्रीक्वेंटली लोग हमारे पास सोच के आते हैं उतना कॉमनली होता नहीं है। और अक्सर बच्चों में टॉन्सिल्स की समस्या होती है, जिसके लिए ऑपरेशन सजेस्ट किया जाता है, तो किस एज में ये ऑपरेशन करवाना चाहिए? देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक टॉन्सिल और मैं बोलता हूँ एडिनॉइड्स। एडिनॉइड्स भी टॉन्सिल के पीछे उसी का भाई बंधु होता है जो नाक के पीछे होता है, दिखता नहीं है। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं। टॉन्सिल का टेक्निकली हमारा अमेरिकन अकेडमी की गाइडलाइन है, टॉन्सिल का ऑपरेशन हम तभी एडवाइस करते हैं किसी भी बच्चे को साल में 3 बार एंटीबायोटिक खानी पड़े टॉन्सिल के चक्कर में 2 साल तक। मीन्स 2 साल में आपको 6 बार अगर एंटीबायोटिक खानी पड़ रही है टॉन्सिल की वजह से, तो वो टॉन्सिल आपको ज़्यादा हार्म कर रहा है रेदर देन आपकी यूज़ है। तभी हम एडवाइस करते हैं उसका ऑपरेशन का, या फिर टॉन्सिल में पस पड़ जाए, कोई और वजह हो। लेकिन एडिनॉइड्स एक ज़्यादा बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होता है। कई बच्चे होते हैं जिनके नाक में दिक्कत हो रही हो, कान पे असर आने लगता है, तो एडिनॉइड ऑपरेशन ज़रूर, जो यहाँ पे बहुत कम होता है। अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें, यूएस वगैरह में, वहाँ पे 70-80% बच्चों का आपको एडिनॉइड ऑपरेशन मिल जाएगा। लेकिन उसका फ़ायदा ये होता है, बड़े होके उनमें कान की प्रॉब्लम्स प्रैक्टिकली ना के बराबर हैं। हमारे आज की डेट में भी आप गांव में जाएंगे तो सबसे कॉमन ईएनटी प्रॉब्लम है कान बहता हुआ। क्यों? क्योंकि बचपन में उनका एडिनॉइड का इलाज नहीं हुआ है। अभी आपने मेंशन किया कि कान बहने का ये जो प्रॉब्लम है, तो आप इसको थोड़ा और बता सकते हैं दर्शकों को कि ये प्रॉब्लम है क्या? बेसिकली कान बहने की अगर प्रॉब्लम हो तो 2 प्रॉब्लम होती है कान के अंदर, कान के पर्दे का छेद या हड्डी में गलाव। अगेन, अगर इनिशियल स्टेज में आता है पेशेंट तो कुछ दवाइयों से महीने 2 महीने में ठीक हो सकता है। लेकिन अगर वही चीज़ पुरानी हो जाए तो फिर उसका दवाई इलाज नहीं होता है, वो फिर ऑपरेशन ही लगता है एक दूरबीन से।
अभी आज की डेट में कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स भी चल रही हैं जिसके तहत 18 साल से कम बच्चों का ये ऑपरेशन निःशुल्क भी होता है। और जो गूंगे बहरे बच्चे हैं उनके इलाज के लिए भी कोई गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह और ये जो प्रॉब्लम है जो बच्चों में अक्सर देखने को मिलती है, इसके लिए भी आप कुछ दर्शकों को बताना चाहेंगे? देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट, गूंगे बहरे बच्चों को पहचानना। नॉर्मली अगेन वेस्टर्न वर्ल्ड पे जाएंगे तो पैदा होते ही उसकी ऑटोकॉस्टिक इमिशन, ओई और बेरा की जांच हो जाती है। पैदा होते ही पता चल जाता है ये बच्चा सुनेगा कि नहीं सुनेगा। 6 महीने पे जांच रिपीट करते हैं कंफर्मेशन के लिए और 1 साल पे उसका इलाज कर दिया जाता है। हमारे पास दिक्कत ये है कि नॉर्मली बच्चे ही हमारे पास 1.5 से 2 साल की उम्र में, 3 साल की उम्र में आ रहे हैं। अब फिर भी आने लगे हैं, मैं कहता हूँ 2-3 साल की उम्र में, बिकॉज एक गवर्नमेंट स्कीम है बाल श्रवण योजना है मध्य प्रदेश में और सेंटर में है एडिप की, जिसके तहत थोड़ा अवेयरनेस हो गई पब्लिक में तो लोग आने लगे हैं। नहीं तो पहले हमारे पास यही चीज़, जब मैं 2008-9 में प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, लोग 10-10 साल की एज में आते थे, तब बहुत लेट हो जाता था क्योंकि घर वाले ही बोलते थे कि अभी तो बड़ा होने दो। कई बार डॉक्टर्स भी बोलते थे कि अभी तो बड़ा होने दो, इसको बड़ा नहीं। जब भी हमारे पास पेशेंट आए, इनिशियल में ये जांच होनी चाहिए, ऑटोकॉस्टिक इमिशन एंड बेरा। उसी जांच से क्लियर इंडिकेशन आता है कि बच्चा सुन रहा है कि नहीं, बोलेगा कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग उसका इलाज होता है। क्योंकि इलाज बहुत महंगा होता है, उसका 6.5 लाख से स्टार्टिंग है इसके इलाज की। तो एक गवर्नमेंट की जो मैंने आपको स्कीम बताई, 5 साल से कम बच्चों का ये निःशुल्क में इलाज वगैरह पूरा इसमें उसके अंदर होता है। अंत में हमारे दर्शकों को, जो कि आपने अवेयरनेस पे बात की, तो आप दर्शकों को कुछ अवेयर करना चाहेंगे कि ये बीमारियों से, ताकि वो बचे रहें और स्पेशली अपने बच्चों का ध्यान रख सकें, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों? मैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही कहना चाहूँगा, आप और हम मिलकर पोल्यूशन कम करें। मैं उसका एक बहुत बेसिक डिफरेंस बता देता हूँ कि आज की डेट में भी हमारे कुछ चेस्ट फिजिशियन सर्जन्स जो हैं, चेस्ट सर्जन्स, वो खोल के बता देंगे ये पेशेंट दिल्ली का है कि बाहर का है, क्योंकि वो चेस्ट आपका दिल्ली में इतना पोल्यूशन है, सेम इतना ग्वालियर में है कि वो खोल के इतना काला हो जाता है कि देख के हम बता सकते हैं कि इतना पोल्यूशन है। तो उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स तो अब आएंगे और इसीलिए अब पहले सिर्फ पान तंबाकू के कैंसर की हम बात करते थे, अब उसके बिना भी कैंसर्स बहुत बढ़ने लगे हैं। तो पोल्यूशन ही एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारे पास कई पेशेंट आते हैं कि यहाँ बार बार दवाई लग रही है, बार बार डॉक्टर को दिखाना पड़ता है, वो सिंगापुर में जाके रहते हैं, 6 महीने में कभी डॉक्टर की शक्ल नहीं देखनी पड़ती। प्रॉब्लम पोल्यूशन है। तो पोल्यूशन हम किसी और को नहीं, मैं, आप, हम लोग अपने घर के आसपास की साफ सफाई रखें। मैं कहूँगा 50% प्रॉब्लम आपकी उससे सॉल्व होगी। थैंक यू राहुल जी, वाकई में ये हेल्थ नहीं आसान। जुड़े रहिए आचरण न्यूज़ से। धन्यवाद।